Okay, let's start. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. लास्ट सेशन में हमने LCR सर्किट में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था. We found there is some phase difference phi जो L और C पे डिपेंड कर लेगा कि कितना phase difference होगा. और फिर जाके हमने we talked about resonance and all that. आज हम power की बात कर लेंगे. We'll talk about power in an LCR circuit. अब यहाँ पर जो हम EMF प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द जनरेटर, AC जनरेटर, दैट्स E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा dt. E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा dt. कॉल दिस इक्वेशन 1. और करंट जो होगी इस सर्किट में वो हमें पता है इज I0 साइन ऑफ ओमेगा dt प्लस phi. Remember, phi is the phase difference. Okay, phi is the phase difference. और phi के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल थी, we call that impedance triangle. ये ट्राइंगल हमारे पास थी. ये एंगल phi, ये r. This was modulus of xc minus xl, which is simply x total inductance. Remember, xc is the capacitive inductance, xl is the inductive reactance. Capacitive reactance, xl is the inductive reactance. This is the total reactance. और इसका hypotenuse जो है वो impedance z के बराबर था. Okay? So ये impedance triangle हमारे पास थी जहां से हमें कुछ आगे चाहिए यूज करने के लिए. So EMF और करंट जो है वो हमारे पास है. Now पावर जो है, पावर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सर्किट में भी देखा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, कि पावर जो है इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज वोल्टेज इनटू द करंट. ओके, वोल्टेज इनटू द करंट. मैं इंस्टेंटेनियस पावर ले रहा हूं तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E और इंस्टेंटेनियस करंट I. E और I के वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो P इज इक्वल टू E के बदले में E0 साइन ऑफ ओमेगा dt, I के बदले में I0 साइन ऑफ ओमेगा dt plus phi. So this implies P is equal to E0 I0 sine of omega dt into sine of omega dt plus phi. Okay, plus phi. So this is power, instantaneous power. E0 is the EMF amplitude, I0 is the current amplitude, omega d is the driven angle of frequency, phi is the phase difference between EMF and the current. You can see power जो है that depends on the current. That's a function of time. That's a function of time. So with time ये change हो रहा है. Okay, कभी maximum होगा, कभी decrease होगा, कभी increase होगा. So with time ये change हो रहा है. So उससे क्या होगा कि we are more interested in the average power. Power, remember, is energy consumed per unit time, energy dissipated per unit time, energy supplied per unit time. अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसे पावर कंज्यूम किया जा रहा है, we're not mostly interested in that. Over some time interval, इस घंटे के दौरान कितना पावर कंज्यूम हुआ, इन 2 मिनट्स के दौरान कितना पावर कंज्यूम हुआ, हम एवरेज में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. सो इंस्टेंटेनियस में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड हम नहीं रहते हैं. सो उससे पहले मैं इसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में लाऊंगा, फिर जाके हम एवरेज देखेंगे कि किसके बराबर है. सो दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू E0 I0 साइन ऑफ ओमेगा dt. यहां तक तो ऐसे ही जैसे था. अब आगे साइन ऑफ ओमेगा dt प्लस phi. दिस इज साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B. साइन A प्लस साइन B जो है दैट साइन A cos B प्लस cos A साइन B. सो मैं वो यहां पर लिखूंगा साइन A cos B cos phi प्लस cos A cos ओमेगा dt साइन phi. तो ये अब फर्दर इसको लेते हैं. सो दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू E0 I0. अब साइन से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा. साइन ओमेगा dt साइन ओमेगा dt साइन स्क्वायर्ड बन जाएगा साइन स्क्वायर्ड ओमेगा dt, और cos ऑफ phi साथ में है, cos ऑफ phi प्लस साइन ओमेगा dt cos ओमेगा dt
साइन ओमेगा डी टी कॉस ओमेगा डी टी और साथ में साइन फाई, साथ में साइन फाई। व्हाट आई डू इज मैं यहां पर इस वाली टर्म में मैं 1/2 और 2 ले रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, दिस इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला पार्ट ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, वो हमें पहले ही पता है, तो वो हम लिखेंगे। सो दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू E0 I0 साइन स्क्वायर्ड ओमेगा डी टी कॉस ऑफ फाई प्लस ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, साइन ट्वाइस ओमेगा डी टी और साथ में साइन फाई, ओके, साथ में साइन फाई। चलिए अब हमारा अप्रोप्रिएट फॉर्म में आ गया, नाउ वी कैन प्रोसीड। जैसे कि मैंने कहा था अभी कि हम इंस्टेंटेनियस पावर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम एवरेज पावर में इंटरेस्टेड है। और एवरेज का अगर आपको याद हो, ये हमने इससे पहले भी किया है, एवरेज पावर, किसी भी चीज का एवरेज जो है उसके लिए हमने देखा है कि क्या करना है, 1 बाय टाइम इंटरवल इंटीग्रेशन ऑफ P dt विद लिमिट्स Ti to Tf, जो भी होगा। ये हमने इससे पहले भी देखा है कि ऐसे करना है। अब जो टाइम इंटरवल हम चूज कर लेंगे वो है ए कंप्लीट साइकिल, ओके, ए कंप्लीट साइकिल, ए कंप्लीट टाइम पीरियड, ओके। सो अगर हमारे पास करंट ऐसे है, current is varying like this, I'm not worrying about the phase difference in drawing this one. So 0 to capital T 0 to capital T जो है वो हमारा कंप्लीट साइकिल है। इस कंप्लीट साइकिल में हम देखते हैं कि एवरेज पावर क्या है। सो लिमिट्स हमारे बन जाएंगे 0 टू कैपिटल T, तो यहां पर ये बन जाएगा P एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय टाइम इंटरवल, तो अब कैपिटल T हमने लिया है 0 टू कैपिटल T इंटीग्रेशन ऑफ अगेन 0 टू कैपिटल T। अब P का ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये बन जाएगा E0 I0 अंदर साइन स्क्वायर्ड ओमेगा dt cos phi प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा dt साइन phi। So this implies P average is equal to 1 by capital T। अब इंटीग्रेशन में परफॉर्म कर लेता हूं, ये मैं ऐसे लिखूंगा, E0 I0 तो दोनों का कॉमन है तो उसे बाहर निकालते हैं, E0 I0। अब ये दो टर्म्स बच गई, ओके, ये दो टर्म्स। अब इसमें से cos ऑफ phi जो है वो भी कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस जो भी है कांस्टेंट है, उसे बाहर रखेंगे, cos ऑफ phi अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर्ड ओमेगा dt और dt मैं यहां पर भूल गया, dt प्लस ये वाली टर्म, इसमें 1/2 और साइन phi कांस्टेंट है तो बाहर निकालते हैं, 1/2 साइन phi अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ट्वाइस ओमेगा dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, यहां पर भी 0 टू कैपिटल T, ओके। अब मैं यहां पर इंटीग्रल सॉल्व नहीं करूंगा, ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। ये वाला तो सीधे ही 0 है, साइन का कर्व हमें पता है कि ऐसा है, ओवर वन कंप्लीट साइकिल इंटीग्रेशन जो है दैट्स एरिया अंडर द कर्व। सो ये एरिया और ये एरिया, ये तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाएंगे। सो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0, और ये सारी टर्म जो वो खत्म हो गई, ये सारी टर्म खत्म हो गई, बचा ये वाला पार्ट। अब ये इंटीग्रल जो है ये हमने इससे पहले भी किया है, मैं यहां पर डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा, दिस इज t डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, ओके, t डिवाइडेड बाय 2। सो दिस बिकम्स एवरेज पावर इज इक्वल E0 I0 डिवाइडेड बाय कैपिटल T cos ऑफ phi यहां पर,
और ये इंटीग्रल जो है साइन स्क्वायर ओमेगा डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो t बाई 2 के बराबर है। ये वाला तो जीरो, ये वाला खत्म। अब t एंड t यहां पर कैंसिल आउट होंगे, तो ये बन जाएगा p एवरेज इज इक्वल टू E0 I0 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू कॉस ऑफ 5, ओके, इंटू कॉस ऑफ 5। चलिए इसको आप अप्रोप्रिएट फॉर्म में लाते हैं, मैं इस साइड से कर लूंगा। सो हमारा इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर जो है E0 I0 डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ 5। अब इसके बदले में देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में लाना है बस, और कुछ नहीं। E0 I0 cos ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 जो है, इसके बदले में मैं लिखूंगा √2 और √2 इंटू √2 इज जस्ट 2, तो वो तो सेम रहेगा ना। इससे क्या फायदा हुआ, ये E0 डिवाइडेड बाई √2 इफ यू रिमेंबर इज RMS वैल्यू ऑफ E, और I0 डिवाइडेड बाई √2 दैट इज RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये बन जाएगा एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS IRMS इंटू कॉस ऑफ 5। अगर आपको याद हो ERMS AC में हमने कहा था इसको दिस इज द इफेक्टिव EMF बेसिकली, और IRMS इज इफेक्टिव करंट बेसिकली। सो रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर EMF इनटू कॉस ऑफ 5। 5 इज द फेज डिफरेंस, ओके, 5 इज द फेज डिफरेंस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos ऑफ 5 जो है यहां इस ट्राइंगल से cos ऑफ 5 इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज r डिवाइडेड बाय z। तो वो चेंज मैं यहां पर कर लूंगा और आई कैन राइट इट लाइक दिस, p एवरेज इज इक्वल टू E RMS के बदले में वोल्टेज इज करंट बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज करंट डिवाइडेड बाय अपोजिशन। अब यहां पर खाली रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पर ओवरऑल अपोजिशन, सो I RMS डिवाइडेड बाय Z, करंट डिवाइडेड बाय द अपोजिशन, और ये I RMS साथ में cos ऑफ 5 वहां ट्राइंगल से R डिवाइडेड बाय Z, नहीं Z डिवाइडेड बाय R, Z divided by R. Z and Z will cancel out, so this implies average power is equal to IRMS squared और यहां पर what did I do? Voltage is current into opposition, okay, current IR, V is equal to IR. So यहां पर हम लिखेंगे IRMS into Z, okay, current into the opposition total circuit के opposition जो है that's the impedance, और IRMS ये जो पहले से ही है, cos of 5 के बदले में यहां से base divided by hypotenuse, R divided by Z, Z and Z will cancel out, तो IRMS squared into R। ये और एक फॉर्म में, ये एक फॉर्म में एवरेज पावर ERMS IRMS into cos of 5, और एवरेज पावर इस फॉर्म में IRMS squared डिवाइड into R, IRMS squared into R। चलिए दो फॉर्म्स में आ गया। अब इस पे कुछ और डिस्कशन भी हम कर लेंगे थोड़ा सा। पहले तो इस इक्वेशन से, इसमें ERMS और IRMS जो है दैट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। हमें पता है कि एवरेज पावर या पावर इज सिंपली वोल्टेज इनटू करंट, और AC है तो इट शुड बी द इफेक्टिव EMF इनटू द इफेक्टिव करंट, और इफेक्टिव हमें पता है RMS होता है, सो इट शुड हैव बीन ERMS इनटू IRMS। लेकिन एक cos 5 साथ में,
सो व्हाट वी एक्सपेक्टेड इज ERMS into IRMS, लेकिन एडिशनली cos phi साथ में आ रहा है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है एवरेज पावर का, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एपरेंट पावर। सो apparent power, not average power, apparent power is ERMS IRMS, apparent power। और cos of phi जो वहां पर है, that's what we call as power factor, okay, that's what we call as power factor। और ये cos of phi पावर फैक्टर comes out because of phi फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस हमें पता है L और C की वजह से आता है, ओके, R का उसमें कोई रोल नहीं है, L और C की वजह से। L के केस में करंट टेंड्स टू बी लैगिंग बिहाइंड द EMF, और कैपेसिटर के केस में करंट टेंड्स टू बी अहेड ऑफ वोल्टेज। सो L और C के वजह से जो है वो phi आ रहा है, वो phi उनके वजह से आ रहा है। खैर, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पावर फैक्टर, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एपरेंट पावर, ओके, एपरेंट पावर। सो जितना हमें लग रहा है पावर होना चाहिए था उतना नहीं है, उससे कम है, ओके, क्योंकि cos of phi जनरली लेस देन 1 होगा। एक पर्टिकुलर केस में वो 1 के बराबर होगा, बट दैट्स अ स्पेसिफिक केस जहां पर रेजोनेंस होगा, तो वहां पर एवरेज पावर विल बी ERMS IRMS, लेकिन जनरली उससे कम होगा, ओके, जनरली उससे कम होगा। अब जाके यहीं से और एक बात, cos phi के रिलेटेड ही और एक बात, अगर आपके पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमें पता है कि phi जो है किसके बराबर होता है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, ओके, अहेड ऑफ वोल्टेज। सो phi इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। phi अगर पाई डिवाइड बाई 2 है, 90 है, तो cos of 90 हमें पता है 0 के बराबर होता है, तो सब कुछ 0 के बराबर, तो एवरेज पावर is equal to 0, okay, average power is equal to 0। so capacitive circuit में average power 0 के बराबर होता है over one complete cycle, average power consumed basically, okay, average power consumed या power dissipated is, average power dissipated is 0। इस पे हम थोड़ी देर में और बात कर लेंगे। फर्स्ट मैं यहां पर लिखूंगा प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट अगर आपके पास है तो वहां पर हमें पता है कि phi जो है दैट इज इक्वल, ना प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 2, सो phi इज इक्वल माइनस पाई बाय 2। अब cos ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज अगेन 0, cos ऑफ माइनस 90 सेम एज cos ऑफ 90, 0 दोनों के बराबर, तो सारा एवरेज पावर जो है वो 0 के बराबर होगा, एवरेज पावर 0 के बराबर। एवरेज पावर 0 के बराबर है, दैट मींस ऑन एन एवरेज इन वन कंप्लीट साइकिल। रिमेंबर एवरेज पावर हम एक पूरे साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल में एनर्जी कंज्यूम्ड कुछ नहीं है, ओके, एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0, एनर्जी कंज्यूम्ड कुछ नहीं है। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर इज 0, प्योर इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर इज 0, इज दैट पॉसिबल? एवरेज पावर इज 0, दैट मींस ये कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस का हमें पता है, रेजिस्टेंस में एनर्जी कंज्यूम होती है और उसका क्या होता है, दैट इज डिसिपेटेड एज हीट, हीटर कॉइल्स वगैरह, वी नो दैट इज डिसिपेटेड एज हीट, एनर्जी कंज्यूम होती है और डिसिपेट होती है एज हीट। कैपेसिटर और इंडक्टर में एनर्जी कंज्यूम तो होती है, लिसन टू दिस केयरफुली, एनर्जी कंज्यूम तो होती है लेकिन वो कंज्यूम होके डिसिपेट नहीं होती है, वो स्टोर होके रहती है। लेकिन उसमें और एक चीज है, अब हम यहां पर एवरेज की बात कर रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है, व्हाइल चार्जिंग द कैपेसिटर, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, बैटरी नीड्स टू डू सम वर्क, और वो एनर्जी जो है, वो वर्क जो है, वो कैपेसिटर में स्टोर रहता है एज एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो तो एक हाफ साइकिल में। लेकिन दूसरे हाफ साइकिल में जब ये डिस्चार्ज होगा, अब पहले हाफ साइकिल में चार्ज होगा, दूसरे हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होगा, जब ये डिस्चार्ज होगा वो एनर्जी वापस देता है। सो पहले हाफ साइकिल में अगर 1 जूल कंज्यूम किया, वो कंज्यूम करके वो डिसिपेट नहीं करता है, वो कंज्यूम करके उसे स्टोर करके रखता है, लेकिन दूसरे हाफ साइकिल में वो वापस देता है, ओके, दूसरे हाफ साइकिल में वो वापस देता है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर्स।
आपने देखा होगा फैंस वगैरह में, फैंस मोटर्स में कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं। दिस इज द बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल। ये पहले हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर कर लेगा और दूसरे हाफ साइकिल में उसे देता है, वापस देता है। सो पहले हाफ साइकिल में जितनी एनर्जी इसने ले ली, जितनी बैटरी ने सप्लाई कर दी पहले हाफ साइकिल में, दूसरे हाफ साइकिल में वापस देता है। यानी कि वो ओवरऑल कंज्यूम नहीं कर लेता है। पहले हाफ साइकिल में उसे लेके स्टोर रखता है, दूसरे हाफ साइकिल में वापस देता है। सेम गोज विद द इंडक्टर। इंडक्टर के केस में हमने देखा है व्हेन करंट इंक्रीजेस थ्रू द इंडक्टर, ये इंडक्टर है, ये करंट है, अगर ये करंट इंक्रीज हो रही है तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो यू हैव टू डू सम वर्क। और वो वर्क का क्या होता है, वो इस इंडक्टर में स्टोर रहता है मैग्नेटिक फील्ड में। इस केस में कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जब ये करंट डिक्रीज होती है तब ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो एनर्जी वापस मिल जाती है। सो पहले हाफ साइकिल में जितना इंडक्टर ने एनर्जी को ले लिया, दूसरे हाफ साइकिल में उतना ही वापस दे रहा है। तो ऑन एन एवरेज तो कुछ नहीं ले लिया, ऑन एन एवरेज कुछ नहीं ले लिया। सो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कोई एवरेज में कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है, इंडक्टिव सर्किट में भी कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है। तो इस सर्किट में ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इसके वजह से क्या होता है, आप कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं है, ये ऑन एन एवरेज कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करते हैं। ओके, एनर्जी कंज्यूम नहीं करते हैं। एनर्जी कौन कंज्यूम करता है, दैट ओनली इज कंज्यूम्ड बाय आर। आर क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, वो एनर्जी को कंज्यूम करके डिसिपेट करता है। अब देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट हियर। अगर आप किसी सर्किट में, किसी एसी सर्किट में करंट को रिड्यूस करना चाहते हैं, अब डीसी में हमें पता है कि हम फॉर ए गिवन बैटरी, फॉर ए गिवन वोल्टेज रेजिस्टेंस ज्यादा लगा देंगे। हमें पता है करंट आई इज इक्वल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस को ज्यादा लगा देंगे करंट को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन रेजिस्टेंस को जब आप इंक्रीज कर लेंगे तो एनर्जी डिसिपेशन ज्यादा होगी। तो आइडियल तरीका क्या क्या होगा, एल और सी को यूज करना करंट को रिड्यूस करने के लिए। ओके, एल और सी को यूज करना। So average power consumed by capacitor is 0. Average power consumed by the inductor is also 0. It is only consumed by R. It is only consumed by R. Okay. Remember, phi will play its role. Phi के वजह से एवरेज पावर कंज्यूम्ड कम होगा। ओके, कम होगा। और फाई का क्या वैल्यू होगा, वो डिपेंड कर लेगा एल और सी पे, एल और सी पे। नाउ ये तो आ गया। अब जरा रेजोनेंस की बात कर लेते हैं, दी फेमस रेजोनेंस। रेजोनेंस पे क्या होगा, रेजोनेंस पे वी एक्सपेक्ट पावर टू बी मैक्सिमम, सिंपल। फाई इज 0, phi is 0, cos of 0 is 1, तो इट्स सिंपली E RMS into I RMS। या यहां और रेजोनेंस के टाइम करंट मैक्सिमम होती है। ओके, रेजोनेंस के टाइम करंट मैक्सिमम होती है, तो यहां पर मैं लिखूंगा I RMS मैक्सिमम। सो एवरेज पावर एट रेजोनेंस इज इक्वल टू I RMS मैक्स स्क्वायर। Why RMS max? क्योंकि रेजोनेंस के टाइम करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। रिमेंबर पीक ऑफ द कर्व, करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो एवरेज करंट मैक्सिमम होगी, इफेक्टिव करंट मैक्सिमम होगी, इफेक्टिव करंट इज द आरएमएस करंट, आरएमएस करंट मैक्सिमम होगी। ओके, सो रेजोनेंस के टाइम करंट मैक्सिमम है तो आई आरएमएस भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली करंट ही है, तो इनटू आर, इनटू आर। नाउ दिस वन यू कैन राइट, मैं इसको और एक फॉर्म में रखूंगा क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक। आई आरएमएस हमें पता है इज करंट एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2, लेकिन ये आरएमएस का मैक्सिमम वैल्यू है तो करंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू जो है रेजोनेंस के टाइम जो होता है, और ऊपर स्क्वायर इनटू आर। सो दिस इंप्लाइज, सो एवरेज पावर तो एक इस तरीके में, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज पावर इज इक्वल टू I0 मैक्स स्क्वायर इनटू R,
और ये √2² विल बिकम 1/2। ये रहा एवरेज पावर इज I0 max squared divided by 2 into R, या फिर I RMS max squared into R। रेजोनेंस के टाइम पावर कंज्यूम जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सर्किट जो है वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर लेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। वो एनर्जी आएगी कहां से? फ्रॉम द सोर्स। सो रेजोनेंस के टाइम क्या होगा, ये सर्किट जो है वो सोर्स से मैक्सिमम एनर्जी विड्रॉ कर लेगा, मैक्सिमम एनर्जी ड्रॉ कर लेगा। ओके, ये कब होगा? जब रेजोनेंस होगा। ओके, जब मैक्सिमम एनर्जी ड्रॉ होगी थ्रू द फ्रॉम दिस सोर्स जनरेटर, जो भी कुछ होगा फिर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, जब phi 0 के बराबर होता है और करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, RMS करंट भी मैक्सिमम होगी। सो दिस इज I RMS max squared into R, I0 max divided by 2 into R। अब यहां पर फिर से देख लें कि ये एवरेज पावर रेजोनेंस के टाइम मैक्सिमम है। जब आप रेजोनेंस के टाइम रेजोनेंस से हट जाएंगे, ओमेगा 0 से हट जाएंगे, चाहे उसे बढ़ा दें या उसे कम कर दें, तो एवरेज पावर ये आ जाएगा। सो एवरेज पावर डिक्रीजेस, एवरेज पावर डिक्रीजेस। नाउ उसके रिगार्डिंग वी हैव अ टर्म हियर, we'll call that wattless current। okay, wattless current। so capacitive circuit में एवरेज पावर 0, इंडक्टिव सर्किट में या सिंपली इंडक्टर में एवरेज पावर 0, एवरेज पावर IRMS max squared into R at the time of resonance, या एवरेज पावर I0 max squared divided by 2 into R। this one is important क्योंकि अगले टॉपिक में हमें we need to find out current, जहां पर एवरेज पावर जो होगा that will be half of this maximum। remember this is maximum power। okay, this is maximum power। maximum power। चलिए, now we'll talk about another small term here, another small term, we call that wattless current। रेजोनेंस के टाइम phi 0 के बराबर है, cos of phi 1 के बराबर है, तो phi का कोई रोल वहां पर नहीं है। लेकिन बाकी पॉइंट्स पे, बाकी फ्रीक्वेंसीज पे phi का रोल है, तो एवरेज पावर को वो रिड्यूस कर लेता है। सो विल टॉक अबाउट wattless current here। wattless current। अभी हमने देखा कि प्योर कैपेसिटर में पावर इज नॉट कंज्यूम्ड, इंडक्टर में पावर इज नॉट, ऑन एन एवरेज पावर इज नॉट कंज्यूम्ड। सो अगर आपके पास कोई सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, हमने एनालाइज इसको किया है प्रीवियसली, इसमें कुछ करंट है, ये करंट जो इस सर्किट में फ्लो कर लेगी, उसके वजह से कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं है। सो करंट तो है लेकिन पावर कंज्यूम नहीं है। ऐसे इंडक्टर अगर आपके पास है, प्योर इंडक्टर, आपने कोई जनरेटर लगा दिया है, देयर इज सम करंट आई, करंट होने के बावजूद कोई पावर कंज्यूम नहीं है ऑन एन एवरेज पूरे साइकिल में। सो ऐसे करंट को हम वॉटलेस करंट कहते हैं, जिस करंट में कोई पावर कंज्यूम नहीं होगा। वॉट रिमेंबर इज यूनिट ऑफ पावर, सो वी कॉल इट वॉटलेस, यानी कि पावरलेस। ओके, सो इन करंट्स जो है, इन सर्किट्स में करंट होने के बावजूद कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं है ऑन एन एवरेज, कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं है, तो वी कॉल इट वॉटलेस करंट। ओके, वॉटलेस। और इस पूरे, अब यहां पर तो पूरी करंट वॉटलेस है, पूरी करंट आई वॉटलेस है, लेकिन यहां पर हमें पता है कि पावर तो है, एवरेज पावर तो है, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम है, उससे कम है। So there is some part of I because of the presence of L and C, some part of I which is behaving like this. So there is some part of I which is behaving like a wattless current. Remember, this is a wattless current. Okay, वो जरा देखते हैं, या this will make sense अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। Suppose this is EMF phasor E0 and this is current phasor I, इनके बीच में एंगल फाई है। ओके, एंगल फाई है। अब आई के मैं कंपोनेंट्स लेता हूं, I0 के मैं कंपोनेंट्स लेता हूं। ये कंपोनेंट होगा I0 cos of phi, और ये वाला कंपोनेंट होगा I0 sin of phi, I0 sin of phi। Now look at it this way, let's not focus on I0,
I0 पे फोकस नहीं करते हैं, I0 के दो पार्ट्स पे, दो कंपोनेंट्स पे फोकस करते हैं। हम I0 cos phi को अलग से कंसिडर कर लेते हैं, I0 sin phi को अलग से कंसिडर कर लेते हैं। अब I0 cos phi को जब आप अलग से कंसिडर कर लेंगे, दैट इज इन फेज विद E0, ओके, दैट इज इन फेज विद E0। तो इसके वजह से पावर है। रिमेंबर एवरेज पावर के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, एवरेज पावर इज इक्वल टू IRMS ERMS cos of phi, yeah, let me write it this way, ERMS IRMS cos phi। अब ये करंट जो है, रिमेंबर मैंने कहा कि I0 cos phi को उसी का RMS वैल्यू बेसिकली है, उसी का RMS, I0 का ही RMS वैल्यू है। सो yeah, if you like, if you are uncomfortable with this one, we can write it this way, E0 divided by root 2, I0 divided by root 2 into cos of phi। Okay, now you can see I0 into cos phi वहां पर है। I don't care, root 2 को आप 2 बना दे, I don't care about that। I0 cos of phi, I0 cos of phi is that part of the current, is that component of the current which is in phase with EMF। So ये वो पार्ट है करंट का, ये वो कंपोनेंट है करंट का जो EMF के साथ इन फेज है, और पावर में वही पार्ट करंट का आ रहा है। दैट मीन्स इस सर्किट में करंट I जो है उसका एक पार्ट जो है I0 cos of phi, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एवरेज पावर, और दूसरा पार्ट I0 sin of phi। अब नोट करना इंटरेस्टिंगली, I0 sin of phi और इस करंट में, इस करंट के इस कंपोनेंट में और EMF में देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। रिमेंबर यहां प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी phi जो है फेज डिफरेंस पाई बाय 2 के बराबर था, और यहां पर भी पाई बाय 2 के बराबर था। खैर यहां पर तो माइनस था। सो वही पार्ट है, और इसी के वजह से वॉटलेस बना था, cos of 90 is 0, रिमेंबर दैट। सो ये वाला कंपोनेंट जो करंट का है, दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू पावर, एंड दिस कंपोनेंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू पावर। सो इट्स लाइक कि जो कंपोनेंट करंट का है इन फेज विद EMF, दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द पावर, और जो कंपोनेंट है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद EMF, at a phase difference of 90 degrees with EMF, that component does not contribute to the average power। और फॉर्मूला में भी वही हम देखते हैं, I0 cos of phi है। So this part is what we call as wattless current। यहां पर तो पूरी करंट वॉटलेस है, I ही वॉटलेस है, यहां पर भी I ही वॉटलेस है। लेकिन अगर LCR सर्किट है तो वहां पर एवरेज पावर तो है, लेकिन एज ए सेट उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, जितना हम रादर एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेसिकली उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि करंट का सिर्फ एक पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द पावर, और दूसरा पार्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पावर। सो दिस पार्ट इज व्हाट वी कॉल एज wattless current। Okay, this part is what we call as wattless current। Is that fine? चलिए, this was about power and wattless current। We'll talk about another small topic, quality factor, जो अगर आपको याद हो रेजोनेंस में हमने कर्व के बारे में कुछ बात की थी, तो क्वालिटी फैक्टर एक उसके बारे में टर्म है। नेक्स्ट सेशन में हम उसी की बात कर लेंगे। देन आने वाले सेशन में we'll do problems, okay, based on LCR circuit। That'll do for this session।